बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सोनिया है। मेरा एक ही भाई था। हमने इसकी शादी बहुत धूमधाम से की थी। सोचा था घर में भाभी आएगी तो बहुत ज़्यादा रौनक लग जाएगी, लेकिन मेरी भाभी कुछ अजीब तरह की औरत थी। एक तो वो शरई पर्दा करती थी, मेरे कज़िन से, मेरे चाचू से भी दूर दूर रहती थी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। दूसरा ये कि घर के कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा सुस्त थी। अजीब सी भाभी ले आए थे हम। कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो उम्मीद थी वो मिली नहीं थी। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हमने कहा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कहने लगी कि डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस मोहल्ले में एक ही मेल डॉक्टर बैठा था, मेरा तो पर्दा है, मुझे उसके पास नहीं जाना। अम्मी ने समझाया कि दर्द से पागल हो रही हूँ और वैसे भी मरीज़ और तबीब का क्या पर्दा होता है। तो कहने लगी कि पर्दा होता है, मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और साथ साथ ये भी कहने लगी कि मैं दर्द से मर रही हूँ, मेरी परवाह नहीं है। अभी उनकी शादी को 1-2 हफ्ते हुए थे। भाई तो उनका गर्विदा हो गया था, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता था। खैर अभी उनकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था कि एक दिन एक औरत हमारे घर पर आई। उसने बुर्का पहन रखा था, दस्ताने पहन रखे थे, पैरों पर जराबें पहन रखी थीं। उसकी आंखें इतनी ही दिखाई दे रही थीं जितनी कि नज़र आ जाए। मैंने कहा जी आपको किससे मिलना है। उस औरत को देखकर तो मैं हैरान रह गई। उसका कद कम से कम भी 6 फुट था या शायद इससे भी ऊपर। उसने मेरी भाभी का नाम लिया और कहा कि उनसे मिलना है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उनको चेक करना है। मैंने कहा आप अंदर आ जाएं। उनको अंदर बुलाया और भाभी को बताया। मैंने उसको बैठक में बिठाया था, लेकिन मेरी भाभी उसको अपने कमरे में ले गई। अम्मी ने पूछा कि कौन थी, तो मैंने कहा भाभी ने डॉक्टर बुलाई है, जिसने बुर्का किया हुआ था वो भाभी के कमरे में बैठी थी। तो भाभी ने कुछ चाय पानी भी नहीं मंगवाया। कहने लगी कि इन्होंने मना कर दिया था। और 1 घंटे के बाद वो चली गई। अम्मी ने कहा ये क्या सिलसिला है, किसको बुलाया है? तो कहने लगी कि ये डॉक्टर है, मैंने अपने लिए बुलाया है क्योंकि मैं किसी मर्द डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। भाई से पूछा तो भाई ने कहा कि अच्छी बात है, मेरी बीवी पर्दा करती है। आजकल लड़कियों को तो वैसे ही पर्दा याद ही नहीं। मेरे भाई ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। मैं बुर्का नहीं पहनती थी, नकाब भी नहीं करती थी, लेकिन घर से चादर करके निकलती तो मेरा भाई तो मुझे ताने देना शुरू हो गया था। इस बात पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाभी तो बुर्के और पर्दे वाली निकल आई थी। अब उनसे यही सब मुतवक्के था। वो हमारे साथ शादियों में भी नहीं जा रही थी। उनकी शादी के बाद 2-3 शादियां और हुईं, लेकिन इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जब इनको देखने के लिए कोई आता तो वो सिर्फ़ औरतों को ही अपना चेहरा दिखाती थी। मेरे कज़िन, मामू, चाचू और दूर के रिश्तेदार उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, क्योंकि मेरी भाभी बहरहाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और हमने सबको यही कहा था कि हमारी बहू बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मेरे भाई के पीछे ख़ानदान की एक लड़की थी और सारा ख़ानदान भी कहता था कि इसी से शादी करा देंगे, लेकिन वो इतनी प्यारी नहीं थी। मेरी माँ को वो लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने कहा कि इससे शादी नहीं करवाऊँगी। सबको देखने का शौक़ था कि अपने ख़ानदान की लड़की छोड़कर बाहर से लड़की लेकर आए हैं तो वो किस तरह की है, लेकिन बाहर से आई हुई लड़की अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती थी। अगले हफ्ते वो 6 फुट के कद वाली औरत फिर आ गई और भाभी फिर से उसको अपने कमरे में लेकर गई। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, गर्मी में कोई घर आए तो उसको पानी भी ना पूछा जाए। मैं शरबत बनाकर भाभी के कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, उस वक्त उसने अपना नकाब नीचे कर लिया था, यानी मेरे आने से पहले वो नकाब उठा कर बैठी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो लड़की हूँ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने शरबत सामने रखा तो मेरी भाभी ने कहा कि ये नहीं पीती, इनको शुगर है, इसीलिए वापस ले जाओ। भाभी भी अजीब सी हो गई, जैसे मैंने कोई दखल अंदाजी कर दी थी। वो कह रही थी कि भाभी को चेक करती है, लेकिन वो उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। जब चली गई तो मैंने भाभी से कहा आपकी दोस्त है? दोस्त नहीं है लेकिन जानने वाली है। मैंने कहा कि घर आने के कितने पैसे लेती है? तो उसकी फ़ीस भी होगी। कहने लगी हाँ 1000-1500 लेती है, यानी भाभी उसको हर हफ्ते 1000-1500 दे रही थी। हमारे घर में तो इतने खर्चे किसी के भी नहीं थे, सब लोग बहुत ही कंजूस थे, क्योंकि सिर्फ मेरा भाई ही था जो पैसे कमाता था और उसके पैसों से ये घर चलता था। मेरे बाबा तो हयात थे नहीं। अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी ने भी कानों को हाथ लगा लिया। एक दिन भाई को बिठाकर उनसे पूछा कि तुम्हारी बीवी को क्या मसला है? खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कैंसर है, या वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है जो हर हफ्ते अपना चेकअप करवाने के लिए
डॉक्टर को बुला लेती है और इसको 1500-2000 रुपये दे देती है। भला ये पैसे किसके हैं? मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मेरी नई नवेली दुल्हन के नाम के साथ बीमारियां लगा लगा कर आप लोग मुझे बातें सुना रहे हैं और मैं आपको बता दूंगा कि वो मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेती। इसके पास इतने पैसे हैं, इसको इस्लामी वगैरह मिली थी। एक तो ये लड़की हम लोगों को इसलिए भी अच्छी लगी थी क्योंकि इसका कोई ख़ानदान नहीं था। ये अपनी खाला के घर में पली बढ़ी थी, माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और खाला भी इसकी शादी करके हमेशा के लिए बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गई थी। अम्मी ने कहा था कि जिन लड़कियों का मायका नहीं होता वो जल्दी काबू में आ जाती हैं, नहीं तो इनके मायके वाले बार बार इनकी खबर लेते हैं और फिर आते हैं। अगर लड़की के साथ ज़्यादा कुछ कर दो तो फिर उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाभी अकेली होकर भी हम सब पर भारी पड़ रही थीं। भाई ने भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया और कहा, इसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यहाँ का पानी इसे रास नहीं आया। अगर डॉक्टर को बुला लेती है तो क्या मज़ाहिका है। वैसे भी वो डॉक्टर औरत है, कोई मर्द तो नहीं है जिसको अपने कमरे में बुला लेती है। आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर बोलने की आदत हो गई है। भाभी है तो इसके साथ लड़ाई करना फ़र्ज़ है, या बहू है तो इसकी हर बात पर नज़र रखना ज़रूर है। इसको इसके हाल पर छोड़ दें। माँ ने तो अपने दिल पर हाथ रख लिया कि मेरा बेटा तो इस औरत का ग़ुलाम हो गया है, पता नहीं इस पर कोई जादू कर दिया या फिर इसे कुछ घोल कर पिला दिया। मैंने कहा, कुछ घोल कर नहीं पिलाया, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी इसका ग़ुलाम हो सकता है। आपने ख़ानदान वालों को जलाने के लिए हसीन बहू नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन ये भी तो सोचा होता, हसीन बहू के पीछे बेटे पागल हो जाते हैं और हाथ से निकल जाते हैं। और हमारा तो एक ही एक भाई था, उसको तो ऐसी बीवी लेकर देनी चाहिए थी जिसकी तरफ ये देखता भी नहीं, ना कि उसके कदमों में बैठ जाता। इसको इतनी हसीन बीवी लेकर दी है, अब ये इसी के कसीदे पढ़ेगा। हमारे हाथों से तो समझें कि ये निकल गया है। अम्मी ने कहा कि गलती हो गई मुझसे, अब क्या करूं? अम्मी ने कहा कि तुम अपनी भाभी पर नज़र रखो, इसकी कोई ऐसी बात जिस पर भाई को गुस्सा आए वो पकड़ो और भाई के सामने पेश करो। कोई सुस्ती करती हो, किसी से फ़ोन पर ज़्यादा बातें करती हो, इस तरह की कोई भी बात जो हम अपने बेटे के सामने रखें ताकि इसको भी पता चले इसकी बीवी दूध की धुली नहीं है। अम्मी ने मेरी ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, ऐसी कोई बात तो मिल ही जाएगी। लेकिन मेरी भाभी वाकई कोई बात नहीं छोड़ती थी। वो सारे घर के काम वक्त पर कर लेती, पर्दा भी करती, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती। मेरा भाई कहता कि बहुत ही अच्छी लड़की मिली है मुझे, खूबसूरत भी है, खाना भी बना लेती है, पढ़ी लिखी भी है, नमाज रोज़े की पाबंद है, मुझे भी सुबह नमाज के लिए जगाती है। मेरी भी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे, मैं भी 5 वक्त का नमाजी बन जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता भाभी के पीछे रहने लगी। इनकी कोई ना कोई कमज़ोरी मैं अपने हाथ में करना चाहती थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने एक बात नोट की थी कि वो 6 फुट की औरत हमेशा जुमे वाले दिन नहीं आया करती थी, जबकि जुमे वाले दिन डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके घर सी डॉक्टर थी जो जुमे वाले दिन ही काम करती थी। एक दिन मेरे हाथ में एक ऐसी बात आ गई जिसका मैंने बहुत वावेला मचा दिया। जब मैं ऊपर गई, वो दोनों कमरे में बैठी थीं, तो मैं अंदर दाखिल होने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने वहीं पर शोर डाल दिया कि दरवाज़ा बंद है। अम्मी को बताया तो अम्मी ने भी शोर डाल दिया। मेरे भाई को भी बुला लिया। मेरे भाभी ने दरवाज़ा खोल लिया, वो औरत वहाँ से चली गई। फिर अम्मी ने भाभी को कहा कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? भाई भी सामने बैठा था। मेरी भाभी ने कहा, दरवाज़ा बंद नहीं किया था, शायद गलती से बंद हो गया था क्योंकि लॉक वाला दरवाज़ा है। मेरी अम्मी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें भी तो दिखाओ कैसे गलती से बंद होता है। सारे कमरे के अंदर खड़े हो गए। मैं बाहर और अदालत का सा माहौल बन गया। भाभी ने दरवाज़ा पकड़कर ज़ोर से छोड़ा तो वो वाकई लॉक हो गया और फिर मुझे कहा कि ज़रा आप बाहर से खोलने की कोशिश करो। मैंने खोलने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मेरे भाई ने अपना सर, भाभी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा भाई नीचे आया और कहने लगा, क्या ज़रूरत थी आप लोगों को अदालत लगाने की? इस तरह से आप लोग इस पर शक कर रहे थे और दरवाज़ा बंद भी हो गया तो क्या हो गया? वैसे भी उसको चेक करने के लिए जो आती है वो डॉक्टर है। उसने दरवाज़ा बंद करके कुछ चेक करना हो तो वो कर सकती है। आप लोगों ने तो छोटी सी बात का तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की हरकत करते हुए। कौन सा दुख देती है वो आपको, सारे काम करती है, किसी बात का जवाब नहीं देती और आप लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। शाम को मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने कच्ची बात की, तुमने हमें भाई के सामने शर्मिंदा करवा दिया। उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि वो दोनों मेरी बीवी के पीछे पड़ी हुई हैं। मैंने उनको कहा ये कोई छोटी बात नहीं थी, इस औरत के साथ वो कमरा बंद करके क्या कर रही थी।
अम्मी ने कहा औरत के साथ कमरा बंद करके वैसे भी क्या करेगी, हो सकता है कि वो उसको चेक कर रही हो। तुम्हारे भाई की बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ही दिमाग से काम लेना चाहिए था और दरवाजे के बारे में तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि कमरे का लॉक ख़राब हो गया है। जब हमने उनको कमरा दिया था तब तो इसका लॉक ऐसे ख़राब नहीं था, लेकिन जब ये कमरा खाली था तो हम ऊपर जाया नहीं करते थे क्योंकि माँ बेटी तो एक कमरे में रहते थे। मैं अम्मी के सामने शर्मिंदा हो गई। खैर मैं तो अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो गई थी और हम दोनों माँ बेटी अपने भाई के सामने। जिस तरह भाभी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकाए थे, वो तो भाई की खूब हमदर्दियाँ समेट रही थी। अब तो भाई को उनसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता था कि हफ्ते के बाद एक औरत घर में आकर चेक करती है उस बंदे को जो पूरा दिन ठीक ठाक रहता है, घर के सारे काम करता है। ये किस किस्म की बात थी। वो मुझे देखते ही अपना मुंह क्यों छुपा लेती थी। मुझे सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत थी कि वो औरत कौन थी। उसके बाद मैं देख सकती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक दिन सोचा इसका पीछा करूँगी। जब वो घर से निकली मैं इसका पीछा करने लगी, लेकिन सड़क तक जाकर उसने रिक्शा पकड़ लिया और रिक्शे वाले को उसने जो पता बताया वो यहाँ से बहुत दूर था। इसका मतलब वो हमारे मोहल्ले की औरत नहीं थी और इतनी दूर से किराया भर के वो मेरी भाभी को चेक करने के लिए आती थी। यानी जितने मेरी भाभी को उसको देती थी उससे ज़्यादा तो उसके किराए में लग जाते होंगे, पर क्या बता कि किराए के पैसे अलग से लेती हो। खैर जो भी हो रहा था, पैसे तो हमारे घर के ही जा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी कि वो औरत कौन है। मुझे वो औरत बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं लगती थी। उसने पैरों में अच्छे जूते ना पहने होते, कपड़े तो खैर उसके नज़र ना आते, डॉक्टर भी भला ऐसे होते हैं। एक दिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कमरे में दाखिल हो गई। एक हाथ मैंने पेट पर रखा हुआ था। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द है, मुझे भी चेक कर लो, पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने ये बात की तो मेरी भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। इन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अच्छी भली थी। मैंने कहा हो गया, दर्द बताकर थोड़ी होता है। शुक्र है कि डॉक्टर पहले से घर में मौजूद हैं, भाई भी नहीं है जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। आप प्लीज़ मुझे चेक कर दें और कोई दवाई भी दे दें। वो अपने साथ कोई सामान भी नहीं लेकर आती थी तो फिर मुझे चेक कैसे करती और दवाई क्या मुझे टिश्यू पेपर पर लिख कर देती। ये किस किस्म की डॉक्टर थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें सबके सामने थीं, फिर भी भाई को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। भाई की आंखों को पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। वो कहने लगी मैं तुम्हें चेक नहीं करूँगी, मेरे जाने का वक्त हो गया है। वो वहाँ से जाने लगी, बल्कि यूँ समझें कि भागने लगी। मैंने कहा किस किस्म की डॉक्टर हो, मरीज़ को छोड़कर भाग रही हो। डॉक्टर तो अपने दुश्मन को भी नहीं छोड़कर भागता। तो कहने लगी कि मैं किसी मरीज़ के लिए ही जा रही हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरी भाभी ने कहा मैं तुम्हें नींबू पानी बना देती हूँ, तुमने ज़रूर कुछ ऐसा वैसा खाया होगा, अभी ठीक हो जाओगी। मेरी भाभी ने भी उसे जल्दी जल्दी निकाल दिया और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब मुझे यकीन हो गया वो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर होती तो मुझे ज़रूर चेक करती। मैंने तो ये देखा था कि वो भाभी के सामने अपने चेहरे से नकाब ज़रूर हटा दिया करती थी। अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे जुमे का इंतज़ार था क्योंकि वो जुमे को ही आती थी, लेकिन इस जुमे को जाने क्यों नहीं आई और मेरा इंतज़ार बढ़ गया। मैं सोचने लगी कहीं उसने आना बंद तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर अगले जुमे तक इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर मैंने उसे घर में दाखिल होते देखा। इस दफ़े मैंने ना तो सलाम किया, ना ही मैं उसके पास मंडलाई ताकि वो बेफिक्र हो जाए, क्योंकि मुझे वो पहले देखते ही अपना आप छुपा लिया करती थी। वो भाभी के कमरे में चली गई। भाभी ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, लेकिन मैंने पहले ही अपना काम कर दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी वक्त मिल गया था। मैंने भाभी के कमरे का पंखा ख़राब कर दिया। मजबूरी में भाभी को खिड़की खोलना पड़ती थी और मैं खिड़की में ही खड़ी थी। खिड़की में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर एक छोटा सा स्टोर भी था। यहाँ सामान भी पड़ा था, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया और वहीं पर खड़े खड़े ये मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई औरत तो नहीं थी, वो एक मर्द था, वो भी बड़ी उम्र का। मैंने गौर से देखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस दफ़े मेरी बेइज्जती हो जाए। वो वाकई एक मर्द था जो मेरी भाभी के बहुत करीब बैठा था। उसने मेरी भाभी का हाथ थाम रखा था। मैंने ये बात आकर माँ को बताई तो वो भी हैरान रह गई। फ़ौरन मेरे भाई को फ़ोन कर दिया। मेरी अम्मी ने बड़े गुरूर से कहा आज ज़रा तुम घर तो आओ, तुम्हारी बीवी की बीमारी के बारे में बताती हूँ, शायद तुम रात तक उसे तलाक ही दे दो। मेरा भाई फ़ौरन घर आ गया। हम लोगों ने जाकर कमरे पर धावा बोल दिया।
उस शख्स ने बुर्का उतारा हुआ था, इसलिए सब ने उसे देख लिया। मेरी अम्मी ने शोर डाल दिया कि बुर्के की आड़ में किसी गैर मर्द को अपने कमरे में बुलाती है। ये तो इसने हमारे मुंह पर कालक मल दी, हमें बेवकूफ़ बना दिया। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी इज्जत जाने कब से लुट रही थी। खामोश खड़ा था भाई और इज्जत जाने कब से लुट रही थी। खामोश खड़ा था भाई और भाभी, जबकि अम्मी बोलती जा रही थीं। मुझे दाल में कुछ काला लगता था। अचानक मेरे भाई ने हाथ जोड़े और कहा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये सब कुछ होता रहा है। ये कोई और नहीं, मेरी बीवी का बाप है। इनका ताल्लुक़ अच्छे ख़ानदान से था, लेकिन अपने भाई से लड़ाई करने के बाद इन्होंने उसका खून कर दिया। फिर ये जेल से भाग गया। ये एक इश्तिहारी मुजरिम है, लेकिन इनकी कोई भी गलती नहीं थी। सब कुछ हालात की वजह से हुआ, लेकिन पुलिस उनके पीछे है। इसीलिए मेरी बीवी ने ये सब कहा कि इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बाप हयात था। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, छुप छुपा कर, कहीं पुलिस वाले उसको देख न लें, लोग भी बातें न करें, क्योंकि ये भी इसी मोहल्ले में रहता था। ये एक मजबूर बाप है जो अपनी बेटी से मिलने के लिए ये सब कुछ करता है। मुझे इस बात का पहले दिन से पता था कि मेरी बीवी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। मैं तो आप लोगों की हरकतों से हैरान हूँ। तभी भाई बिल्कुल भी इस मामले पर कुछ बोलता नहीं। जो भी कहते तो वो कहता कि मेरी बीवी बीमार है, जबकि इसकी बीवी तो आजकल बिल्कुल बीमार नहीं थी। मतलब उसको पहले दिन से सारी बातों का पता था। भाभी तो बड़ी चालाक थी, अपने शौहर को पहले ही एतमाद में लिया हुआ था। लेकिन हमें भी शर्मिंदगी हुई, भाभी से माफ़ी मांगना पड़ी और मुझे भी। भाई ने कहा कि आइंदा इस तरह की अगर कोई हरकत हुई तो मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी थी, क्योंकि उसके अलावा तो हमारा कोई कमाने वाला नहीं था। अगर मेरी भाभी आज बोल रही थी, उसने कहा, आप लोगों ने क्या समझा कि मैं अपने कमरे में किसी गैर मर्द को बुलाती हूँ? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह मेरे बारे में सोचते हुए। मैं बापर्दा औरत हूँ, मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ। मेरे बाबा ने किसी का खून नहीं किया। मेरे बाबा पर इल्ज़ाम है, लेकिन ये दुनिया इस बात को नहीं समझती। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, ताकि आप लोग इस तरह की कोई बात ना करें और मेरे बाबा की मज़ीद बेइज्जती ना हो। मैंने सिर्फ़ एक झूठ बोला था, वो भी मसलहत के तौर पर। लेकिन इसके बाद हमारी भाभी भी हमसे दूर दूर रहने लगी, हमारा भाई भी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हमने भाभी की कमज़ोरी तलाश करने के चक्कर में अपनी अपोजिशन कमज़ोर कर ली। उनको भाई की आंखों से गिराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भाई की आंखों में गिर गए। उसके बाद भी मेरी भाभी के अब्बू उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन भाई और भाभी अपनी दुनिया में रहते थे, बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते। हमने ही उनको इस मुकाम तक खींचा था। सही कहते हैं, कभी कभी आंखों की देखी भी गलत होती है, और फिर हमारे साथ भी यही सब कुछ हुआ। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, फिर भी उसके बाद इन्होंने हमसे कोई भी बदजुबानी नहीं की, ना ही कोई बात की। उनके वालिद भी मुश्किल में हैं, उनके अपने ही उन्हें धोखा दे गए। मेरी अम्मी भाभी के ख़िलाफ़ रहने लगी हैं। उनको समझाती हूँ कि इन्होंने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ क्यों हो जाएं। उन्होंने तो पहले दिन से हमसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। वो हमारे काम भी करती थी, हमारे लिए खाना भी पकाती थी। बस इंसान एक अजीब मखलूक है, ये किसी से खुश नहीं होता। अजीब मखलूक है, ये किसी से खुश नहीं होता, और यही शक और वसवसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।